इस हफ्ते दो बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन के बाद तैयार हो जाइए आज और एक्शन पैक दिन के लिए, जहां हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत के हैं संकेत, लेकिन इस गिरावट में मौके खरीदारी के हैं या फिर बाजार अब थोड़ा रुकने के मूड में है। लेंगे इस सवाल का जवाब। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कैसे समझने हैं आज के संकेत और कहां पर करना है आपको फोकस। करेंगे पूरे बाजार की ट्रेडिंग एक्शन की तैयारी। बताएं सर, आज के ट्रिगर्स क्या? ट्रिगर्स बेहतरीन है दीप, खासतौर से अमेरिका से मजबूती के संकेत आते दिख रहे हैं। डाउ और नैस्डैक बढ़िया तेजी के साथ दिन की ऊंचाइयों पर जाकर हुए हैं बंद और काफ़ी बेहतरीन एक्शन देखने को मिला है। लेकिन हाँ, कच्चा तेल है $113 के आसपास। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो हुआ है 2020 के बाद पहली बार ब्रेंट क्रूड WTI के ऊपर निकला है। तो ये एक बड़ा चेंज होता हुआ दिख रहा है। आमतौर पर ब्रेंट क्रूड ऊपर चलता है, WTI नीचे चलता है, प्रीमियम बना रहता है। हाँ, प्रीमियम रहता है, लेकिन वो प्रीमियम खत्म होती हुई दिख रही है। इसके अलावा कल जो बाजार बंद होने के बाद आए हैं नतीजे, उन पर रिएक्शन रहेगा। आज नतीजों के लिहाज से बड़ा नहीं, बहुत बड़ा दिन है। ढेर सारी कंपनियां तो है ही और साथ ही ITC भी है। ITC भी है तो बड़ा दिन है नतीजे के लिहाज से। और इसके अलावा टेक्सटाइल शेयर आज फिर से रहेंगे फोकस में। कल सरकार ने कड़ी चेतावनी दी है कॉटन के दामों को लेकर, तो टेक्सटाइल कंपनियों के लिए अच्छी खबर सरकार की तरफ से आती हुई दिख रही है। एब्सोल्युटली। तो चलिए नजर रखते हैं। कॉटन के दामों पर सरकार की चेतावनी आई है, साथ ही काफ़ी सारी खबरें हैं। बट एक इंटरेस्टिंग बात है सर, और मुझे याद है पिछले 2 हफ्तों से हम ये बात कर रहे हैं, और स्पेशली लास्ट वीक टुवर्ड्स एंड आपने कहा था, जब काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हजार पॉइंट के स्विंग डाउ पर दिख रहे थे, आपने एक तो कहा था कि डाउ को 31,000 का सपोर्ट है। दूसरा आपने ये कहा था कि ये वॉलेटिलिटी अच्छी है क्योंकि ये पहला संकेत दे रही है कि अब बाजार आगे स्टेबिलिटी दिखा सकते हैं। और 2-3 ट्रेडिंग सेशन से अमेरिका में ये दिख रहा है, एक तो रेंज कम हो रही है, वॉलेटिलिटी कम हो रही है और अच्छा एक्शन हो रहा है। पिछले हफ्ते जो बेस फॉर्मेशन के संकेत आए थे, जिसमें आपको दिन के दौरान एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी इसलिए चाहिए कि एग्रेसिव सेलर को मौका मिले, और जिस लेवल पर सेलर थोड़ा थकता हुआ नजर आए या जिस लेवल पर बायर थोड़ी सी खरीद के मौके दिखाएं, वो होना जरूरी है। दिन के दौरान अगर वैसा हो 2-3 दिनों तक, तो आपका बेस बनता हुआ दिखता है। 31,200 डाउ बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा रहा था, बार बार वहीं से सपोर्ट लेकर घूमा भी। सो मेरे ख्याल से एक बार के लिए जो मतलब बड़ा करेक्शन अमेरिका में आपको दिख रहा था नैस्डैक और डाउ में, उस करेक्शन का कहीं न कहीं खात्मा हुआ है। पहली चीज, इसका मतलब क्या है कि हम वन साइडेड तेजी में वापस ऊपर जा रहे हैं अमेरिका में, या फिर कोई रिस्क नहीं है? और इसका जवाब है ना। और वो इस वजह से दीप कि जो पता है वो सब कुछ प्राइस में है। यानी कि बढ़ती हुई ब्याज दरें, बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन, कल फिर जेरोमी पावेल साहब के बयान के ब्याज दरें बढ़ेंगी, अगर महंगाई काबू में नहीं आई तो हम हिचकिचाएंगे नहीं। मतलब बड़े एग्रेसिव होकर बोलना शुरू। ऐसा लग रहा है कि वो चाहते ही हैं कि मार्केट नीचे आए। आ नहीं रहा, अलग बात तो रिएक्ट नहीं किया, बिल्कुल भूल गए। अच्छा, उसकी भी रीजन है। थोड़े दिन पहले यही बोले थे, यही बोला था, तब गिर गए। हर बार थोड़ी गिरेंगे। हाँ। मतलब एक चीज है, अगर टीचर पहली बार डांट लगाए तो बच्चे ज्यादा डरते हैं, और वही टीचर एक ही पीरियड में 40 मिनट में 4 बार डांट लगाए तो बोले ये तो यही काम करते हैं। करेक्ट। तो फिर वो फिर हो जाते हैं। उसका रेस्पेक्ट है, लेकिन डर कम हो जाता है। तो वैसे हाल पावेल साहब का पहले बोल चुके हैं, तो नया कुछ बोला नहीं है। रिटेल सेल्स के आंकड़े कल काफी अच्छे आए। अमेरिका में तेजी उस वजह से भी बनी है। और दूसरा ये कि एक और बढ़िया बात है कि कल मस्क साहब का ट्वीट भी थोड़ा शांत था। हाँ, कुछ तो वहां से कुछ ऐसा सुनने समझने को नहीं मिला। तो ओवरऑल आप ये देखें कि संकेत ऐसे ग्लोबल मार्केट से ठीक है, प्राइसेस के लिहाज से, एक्शन के लिहाज से। मुझे एक ही रिस्क दिखती है दीप, जो हमें पता नहीं। मुझे पता नहीं, मतलब हो सकता है आपको ये लगे कि मैं थोड़ा ज़्यादा सावधान होकर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सावधानी से ज़्यादा ये कि इसमें डर या सावधानी से ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट है। और वो ये कि रशिया और यूक्रेन का मामला खत्म नहीं हुआ है, और जो डेवलपमेंट पिछले हफ्ते हुए हैं फिनलैंड और स्वीडन की तरफ से, उस पर रशिया का कोई रिएक्शन है नहीं, राइट। सो वो रिएक्शन कब आएगा, कैसे आएगा, मुझे पता नहीं। अच्छा भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, जिसकी हमने विस्तार से बातचीत की। सो वो रिस्क ओवरनाइट आप लेकर चलते हैं। अचानक से गैप से ऊपर खुल सकते हैं, गैप से। उसके अलावा बाकी ग्लोबल रिस्क धीरे धीरे आपकी कम हो गई है, जिसमें अमेरिका में बढ़ती हुई ब्याज दरें, इन्फ्लेशन और चाइना का लॉकडाउन। जो एक डर था कि चाइना में लॉकडाउन हो रहा है, कमोडिटीज उसी वजह से तेजी से गिरी थी कि चाइना में लॉकडाउन है तो कंज्यूम कौन करेगा। तो धीमे धीमे, और अच्छा प्लस ये भी डर रहता है कि फिर से ये कहीं फैला ना दे दुनिया भर में कोरोना, इनका कोई भरोसा नहीं, अपना नाम लेकर फिर वापस से फैलाना शुरू कर दे। सो कम से कम वो भी डर निकल गया। तो ये 2-3 चीजें जो है ना, जो टेंशन वाली थी, वो थोड़ा आपको रिलैक्स कर रही है, और इस वजह से अमेरिका मजबूत हो रहा है। तो पहली चीज खबरें, और दूसरी चीज लेवल्स।
और तीसरी चीज आपकी वोलेटिलिटी। इन तीनों चीज़ों का मिक्स होकर अमेरिकी बाजार धीमे धीमे ऊपर जाने की कोशिश करे, और अगर कोई खराब खबर ना आए तो ये ट्रेंड थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा और ऊपर जाएगा। जिस तरह से गिरे हैं एक तरफा, यहाँ से थोड़ी बढ़त बनती है। 25-26% अगर नैस्डैक गिर जाता है, 14-15% डाउ गिर जाता है, तो नेचुरली थोड़ा एक उछाल तो बनेगा। तो ये कमजोरी के बाद आने वाली एक रिकवरी, या यूँ कहें कि काउंटर रैली, आप जो भी इसको नाम दे दें, और उसमें थोड़ा दम अभी भी है, थोड़ी जगह अभी भी है, थोड़ी जगह भी हाँ अभी भी है। तो मेरे ख्याल से ग्लोबल मार्केट स्टेबल से पॉजिटिव साइड पर है। एक ही चीज़ कहूँगा दीप, अभी तो 30 पॉइंट 25 पॉइंट ही नीचे है SGX निफ्टी। सुबह भी जब 7 बजे मैं फ़ोन पर बता रहा था तो 50-60 पॉइंट नीचे थे। तो हमारा आज का फॉर्मूला एक सिंपल एक ही है, जितना ज़्यादा नीचे खुले उतना ज़्यादा और उतना जल्दी खरीदना है। जितना बड़ा गैप मिले उतना बढ़िया। मुझे लग ही रहा था आज अभी कहीं हाँ, तो 2 दिनों से हमने वैसे भी रुझान तेजी की तरफ रखा ही है कि अब लेने का वक्त आ गया, और 15,740 पर ट्रिपल बॉटम हमने बनाया है। बिल्कुल 33,000 पर बैंक निफ्टी पर हमने डबल बॉटम बनाया है। तो आई थिंक हम एक बार की सबसे ऐसी कल की तेजी में और कुछ फायदा हो ना हो, एक फायदा है कि हमें ना एक नए जोन में तोड़कर नीचे जाने के रिस्क से बच गए। यस एब्सोल्युटली, है ना। 15,600 15,800 आपकी वो सपोर्ट जोन थी जो 8 मार्च की थी, राइट। और बैंक निफ्टी की भी लगभग 32,155 और 32,871 जो 8 मार्च के लोस थे। यस, आपने उन दोनों लोस को होल्ड करके ऊपर आ गए हैं, तो एटलीस्ट इमीडिएटली वो लेवल टूटने का रिस्क खत्म हो गया। क्योंकि अगर वो टूटते, वहां से आपने 2,000 पॉइंट की रैली देखी थी, करेक्ट। 15,600 से 17,600 तक की 2,000 पॉइंट की रैली बनी थी। उस 2,000 पॉइंट की रैली को खत्म करके हम वापस यहीं पे आ गए थे। तो अगर इसके नीचे टूट कर ट्रेड करते तो एक मतलब 4-5% का गैप तो नीचे के लिए खुल ही जाता। सो कम से कम आप एक बार के लिए उस रिस्क से बच गए। सो और अब समझो कभी भगवान न करे कुछ रशिया यूक्रेन से खराब आ गया, अब वो खराब जो आ रहा है 16,400 16,500 पे आएगा तो भी आप 15,700 बचा लोगे। यस राइट। और यही अगर 15,700 800 पे हो और कोई खराब खबर आ जाए तो आपका ब्रेकडाउन हो जाता है। सो कम से कम आप एक बड़ी रिस्क नीचे जाने से कम से कम बच गए। तो इस तेजी में इस बात से ज़्यादा मज़ा नहीं है कि आज हम ऊपर आ गए या आ गए। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंस इस बात की है कि आपके नीचे का जो बड़ा खतरा बन रहा था। अच्छा, दूसरी बात क्या है दीप, कि वहाँ पे हमने टाइम बहुत बिताया। यस, ऐसा नहीं कि हम, कई बार तो क्या होता है एक बार जोर से गिरते हैं, कट से ऊपर आ जाते हैं, बिल्कुल, है ना, वी शेप रिकवरी तुरंत। तो क्या कि ठीक है, टच किया होगा आगे ऊपर। इस बार ऐसा नहीं था। 15,800 के आसपास 3 दिन आपने क्लोज दी जी, बिल्कुल। जबकि पिछली क्लोजिंग 15,871 थी, उसके नीचे क्लोज दिया जी। उसके बावजूद हम ऊपर आ गए। ये सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। तो कल के सेशन का सबसे बढ़िया काम जो हुआ है वो ये हुआ कि आपके रेंज के नीचे बड़ी गिरावट के लिए जो अगर एक हो सकती थी, टूट सकते थे किसी खराब खबर से, उससे हम बच गए। तो राहत की सांस आप ले सकते हैं। तेजी हो ना हो आपसे, कम से कम रिलीफ ले सकते हैं कि बड़ी मंदी से तो हम बच गए। एब्सोल्युटली। तो बड़ी मंदी से बच गए बाजार, ये भी डाउन साइड बड़ी बात है सर इस बाजार में। तो और डाउन साइड सपोर्ट जो आ गया, जो अनिल जी कह रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है, वो अच्छी चीज है। अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी LIC के IPO को लेकर। सुस्त लिस्टिंग हुई, थोड़ा फिर इंटरडे रिकवरी हुई, क्लोजिंग में मजा नहीं आया सर इसके IPO का। मतलब पहले दिन है बड़ी IPO, उस हिसाब से देखें जैसे बड़ी IPO का रिसेंटली परफॉर्मेंस रहा तो उतना खराब भी नहीं था, बट जो एक्सपेक्टेशन थी, यूफोरिया था एक LIC IPO को लेकर, वो पहले दिन थोड़ा वहां पर मूड माहौल उतना वैसा अच्छा नहीं रहा। देखो, पब्लिक इशू में और प्राइमरी बाजार में पैसा लगाने वालों की लाइफ में एक ही समस्या है जी, जिसमें अलॉटमेंट चाहते हैं उसमें मिलता नहीं है, जिसमें अलॉटमेंट मिलता है उसमें पैसा बनता नहीं बिल्कुल। तो वैसे ही है। सो बट सुबह भी हम दीप यही बात कर रहे थे कि इम्पोर्टेंट ये नहीं कि LIC लिस्ट कहाँ होता है, इम्पोर्टेंट ये कि पहले दिन बंद कहाँ होता है। और बंद होने के लिहाज से LIC की क्लोजिंग खराब है, इसमें कोई डाउट नहीं। हालांकि हमने सुबह ये कहा ही था कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगे। 920 कल का हाई है, आपको आराम से 904 के ऊपर आराम से बेच के निकलने का मौका मिला है। 889 रुपये 889 आपकी पॉलिसी होल्डर कोटा के तौर पर आपकी सो अब अगर आप पहले दिन नहीं बेचते हैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रिगर, इसका मतलब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर रोज रोज भाव देखने का मतलब नहीं है। बिल्कुल। बड़े IPOs में हमेशा से ये होता है, पहले और आखिरी बार नहीं हुआ कि IPO प्राइस के नीचे लिस्ट हो। फिर भी जिनको पहले दिन के भाव देखकर डर लग रहा है तो आप अभी भी बेच दीजिए। अगर आपने 904 में आपको रिटेल में मिला है,
875 880 तो कोई ऐसा बड़ा नुकसान तो है नहीं बिल्कुल। कि भाई 20-25 रुपए नुकसान हो गया मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। स्टॉक मार्केट में आप उतरते हैं तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है, लोगों की तो पूरी 100% कैपिटल उड़ जाती है। तो अगर आपको रिस्क लग रही है, आपका लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है और आप अपने और भाव नीचे देखने की ताकत नहीं, तो वो बेसिकली वो जवाब आपको अंदर से लेना है। सो मेरा पॉइंट सिंपल है कि बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा पैसा आपका LIC में तुरंत बन जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन कभी थी नहीं, न है। सो अल्टीमेटली अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो आपको कॉल ले लेना है। जो इशू प्राइस के नीचे का स्टॉप लॉस हमने इसी लिया था कि आप अपनी कॉस्ट के नीचे निकल जाए। और अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो फिर ठीक है, हो सकता है थोड़ा और नीचे आए, कोई बड़ी बात नहीं है बाजार के मूड माहौल के साथ। हाँ, दिक्कत एक ही थी और ये है कि कल जब बाजार इतने बड़े ब्रेकआउट्स पे है, एग्जैक्टली खराब मार्केट में LIC नीचे होता है, नीचे बंद होता है, तो लोग समझ सकते थे। तो ये थोड़ा परेशान करने वाली बात है, बट यही मार्केट है ना, जैसा हम सोचे वैसे चलता नहीं ना। तो सरप्राइज फिर कहाँ से आएगा? सरप्राइज और शॉक तो मार्केट का एक हिस्सा है। सो हाँ, आई एम श्योर कि हाँ, LIC के IPO की लिस्टिंग के बाद लोगों को निराशा जरूर हुई, लेकिन आप अपने डिसिप्लिन के लिहाज से शॉर्ट टर्म व्यू है तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म व्यू है तो फिर ठीक है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म व्यू कोई परेशानी नहीं है, भरोसा रखिए। देखिए मार्केट है, उतार चढ़ाव तो बना ही रहेगा। आइए सर फिर आज के एक्शन समझें। आज एक और IPO भी खुल रहा है, उस पर भी आपकी थोड़ी देर में राय लेंगे, पर उससे पहले आज के संकेत बताएं सर। ग्लोबल संकेत भी पॉजिटिव साइड पर है और FIs के संकेत न्यूट्रल साइड पर है, जिसे यही हम डिस्कस कर लेते हैं। कल 2200 करोड़ के आसपास की कैश मार्केट में बिकवाली की है FIs ने। सामने जितनी 2200 करोड़ का बेचा उतना 2000 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर्स खरीदा, तो लगभग बराबर। तो नेट कोई स्टॉक में बिकवाली नहीं है। सामने 1063 करोड़ के स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं, यानी इंडेक्स में जो खरीदारी की है वो पूरी शॉर्ट कवरिंग है। उसमें कोई ओपन इंडेक्स बढ़कर नहीं आया, शॉर्ट कवरिंग है। सो आई थिंक थोड़ा शॉर्ट काटा है FIs ने। कन्विक्शन दिखाता है क्योंकि कैश की अभी भी कल के बाजार में या लास्ट 2 दिन के बाजार में आप सोचोगे कि एटलीस्ट थोड़ा तो FIs कुछ करेंगे। हाथ कम किया है, नो डाउट अबाउट इट, बट फिर भी कन्विक्शन किस बात, मजबूरी, कोई कन्विक्शन नहीं है। हाँ। ना, ये गलत फहमी मुझे है ही नहीं। हाँ। कि इनका कोई भरोसा इंडियन मार्केट पे लौट रहा है और ये बहुत तेजी से और मतलब 18,600 हो जाएगा, ले लो सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। मजबूरी में काट रहे हैं, लेवल्स एकदम नीचे के हैं, यहाँ से बाजार गिरने के लिए मना कर रहा है, ओवरसोल्ड है। इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन आपकी 17% पर आ गई, जो कि मार्च फरवरी 2020 के लो पर है। ग्लोबल मार्केट्स रिकवरी के मूड में, खराब खबरें अमेरिका से आना कम हो गई हैं, चाइना से आना बंद हो गई हैं, रशिया यूक्रेन से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ये सारे माहौल को देखकर ओवरसोल्ड मार्केट में FIs अपनी इंडेक्स की शॉर्ट पोजीशन को काट रहे हैं, उतना ही है। सो कन्विक्शन वाली बात कुछ नहीं है, बेचने से हाथ रोका है और हाथ रोकने के पीछे 2 रीजन है दीप, एक लेवल्स, दूसरे रुपए की स्थिति। अब ऐसे लेवल हैं जो जहां स्टॉक आप अच्छे स्टॉक में आप टॉप से 25-30% नीचे देख रहे हैं, राइट, और साथ ही साथ आपकी करेंसी 8-7-8% नीचे हो चुकी है। तो अगर आप 40% नीचे बेचना चाहते हैं, नहीं बेचना चाहते, तो किसी भी FIs का जवाब होगा ना। इतने सारे नेगेटिव फैक्टर्स जो ऑलरेडी प्राइस में आ चुके हैं, ओवरसोल्ड मार्केट है, तो हम क्यों बेचे, थोड़ा इंतजार करते हैं। तो हाथ रोका है, मूड नहीं बदला। हाँ, तो मुझे कोई गलत फहमी, लेकिन हमारे लिए उतना काफ़ी है, क्योंकि अगर हमारे लोकल मनी की इतनी ताकत नहीं होती तो हम अभी यहाँ थोड़ी होते, नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। 14,000 के नीचे होते थे। क्योंकि जिस हिसाब से FIs ने बेचा, तो फिर भी हमारे लोकल फंड्स ने मुकाबला किया है, लोकल इन्वेस्टर्स ने मुकाबला किया है। सो जैसे अगर उनका प्रेशर कम होगा तो भी हम थोड़ा बढ़ेंगे। हाँ, हो सकता है 16,800 17,000 पर आने के बाद FIs फिर से तेजी के मूड में आए, लॉन्ग करना शुरू करें, फ्रेश खरीदारी करें, तब आप और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करें। ये वक्त बताएगा, लेकिन अभी के लिए तो क्लियर कट है, मजबूरी में शॉर्ट काटने पड़ रहे हैं। ये मजबूरी वाला सौदा है, मजबूती वाला नहीं है। दोनों वैसे ही देखना। हाँ, तो कन्विक्शन नहीं है बेसिकली। और ये कई बार इसको अगर इंग्लिश में शब्दों के हिसाब से मुझे बोलना हो तो ये रिलीफ रैली है, बिलीफ रैली नहीं। हाँ, तो FIs के लिए बोलो कि FIs का ऐसा कोई भरोसा नहीं, तो ये मजबूरी वाली शॉर्ट कवरिंग करनी है, तो पूरा शॉर्ट कवरिंग वाला गेम है। लोकल फंड्स अपने हिसाब से 2300 करोड़ की खरीदारी करके बैठे हैं, ये अच्छा संकेत है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, तो ये हाँ, तो 2 संकेत तो आपके हो गए। DIs पॉजिटिव हो ही गए, FNO के संकेत पॉजिटिव से न्यूट्रल हुए, क्योंकि थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है। सेंटिमेंट जरूर कल के अच्छी क्लोजिंग के बाद सुधरा, तो सेंटिमेंट पॉजिटिव है। ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, ट्रेंड बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा। चलिए, तो पर अच्छी बात है कि बाकी सारे संकेत पॉजिटिव या न्यूट्रल हैं सिवाय ट्रेंड के। बताएं सर फिर बड़े लेवल्स आज के।
निफ्टी पर 16,075, 16,150 तुरंत प्रभाव से सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। इसके नीचे वैसे जाने की संभावना कम है, अगर गए तो 15,900, 16,000 आपके लिए स्ट्रॉन्ग बाय जोन अब बनकर आता है। ऊपर 16,300, 16,350 हल्की फुल्की रुकावट है, इसके पार निकलने पर आज के लिए 16,400, 16,475 वो रेंज है जहाँ पर आने पर प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट पोजीशन दोनों बनाई जा सकती है निफ्टी पर। ठीक है। बैंक निफ्टी 34,300 पर आप बंद हुए। 33,800, 34,000 आपके लिए तुरंत प्रभाव से सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे जाने की संभावना कम है, इस रेंज में आएगी आपके लिए खरीदारी। गिरे अगर तो फिर आपके लिए 33,550, 33,675 स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आता है, यहाँ पर तगड़ी खरीदारी होती हुई दिखेगी। ऊपर कितना जा सकते हैं? 34,475, 34,600 ये है ऊपर की रेंज जिस पर आपको करना है फोकस। 34,900, 35,100 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली दोनों होती हुई दिखेगी आपको जी। ठीक है सर। रेजिस्टेंस और सपोर्ट? हाँ, तो निफ्टी पर हम बंद हुए 16,259, 16,250 मान लीजिए राउंड फिगर में। इसके नीचे 16,200, 175, 150 तीन छोटे सपोर्ट है। 16,075 और 16,000 मीडियम सपोर्ट है। 15,975, 15,900, 15,900 कल का लो भी है, तो अभी ऐसा लगता नहीं इतने बड़े गैप के बाद वो लो टूटेगा आसानी से। ये सारे लेवल्स आपके लिए निफ्टी पर सपोर्ट के तौर पर। ऊपर कितना जा सकते हैं? 16,300, 350, 400 ये तीन लेवल्स विजिबल हैं। इसके बाद असली दिक्कत शुरू होती है। तो बेसिकली इस रैली में आपको कहेंगे 16,300, 16,400 की रेंज में आकर रुकना है। जो 16,300 लगभग कल आपका आ गया था, 16,284 बनाया था, बिल्कुल आज भी 16,300, 16,400 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। अगर 16,400 को पार करके टिके दीप तो 16,475, 500 और 16,600 फाइनल टारगेट है। तो मैं दो चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे। पहली जो रेंज है रुकावट की वो 16,300 से 16,400 है। उसके बाद 475 हल्की फुल्की जगह, बड़ी नहीं है। फिर जो बड़ा लेवल निकल कर आता है वो 16,600, 16,675 आता है। इस रैली का नेक्स्ट टारगेट 16,600, 16,675 बनेगा अगर आप 16,400 को पार करके टिक जाते हैं तो ये दो बड़े लेवल्स हैं जो ध्यान में रखने वाली बात है। तो ये निफ्टी के आपके लिए हो गया। अब आइए बैंक निफ्टी 34,300 पर हम बंद हुए। एक्चुअली दीप आपको पता है कल का क्लोजिंग स्टॉप लॉस 34,300 ही था एग्जैक्ट वहीं जाकर बंद है ना। तो इसे ट्रिगर माने या नहीं माने? 2 पॉइंट से इसे ट्रिगर माने या नहीं? ये बड़ा सवाल है। एग्जैक्टली यही है। इंट्राडे वाला तो 34,050 का ट्रेड हो गया। हाँ। तो आज की क्लोजिंग देख लेते हैं। वैसे तो मान ही लेना चाहिए जो हिसाब से बंद हुआ है, बट तो 34,300 पे आप बंद हुए। ऊपर के लेवल जो बनते हैं एग्जैक्ट लेवल वो डेटा में आते हैं लेवल। कभी कभी निफ्टी में 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, बैंक निफ्टी में 25 से 50 पॉइंट थोड़ा ऊपर नीचे होता है, क्योंकि एडजस्टेड बेसिस पे क्लोजिंग आती है। तो कई बार वो लेवल आपको एग्जैक्ट बेंच नहीं होता, बट अदरवाइज ब्रॉडली आपको वो लेवल मिल जाते हैं। एटलीस्ट लेवल से ज़्यादा दीप है कि डायरेक्शन मिल जाता है कि कहाँ रुकना है, कहाँ 100% आप एकदम परफेक्ट लेवल तो वो कभी हो जाए तो अलग बात है, बाकी ऐसा निकलता नहीं है। लेकिन ब्रॉड रेंज आपको समझ में आ जाती। 34,300 पर आप बंद हुए। सपोर्ट है पहला 34,150 और 34,000 दो छोटे सपोर्ट है। 33,900, 33,825 मीडियम सपोर्ट है और उसके बाद के जो सपोर्ट है थोड़े बड़े वाले हैं 33,675, 600, 550 और 33,300 तक के लेवल्स मैंने आपके लिए रखे हैं। अब आइए ऊपर कितना बढ़ सकते हैं। 34,300 से आपको ऊपर बढ़ना है। 34,350, 475 और 550 ये तीन छोटे लेवल हैं। 600, 700 और 775 तीन मीडियम लेवल है। 34,900 और 34,950 ये आपके फाइनल लेवल है ऊपर की तरफ। अभी मैं 35,000 के ऊपर नहीं देख रहा, लेकिन ब्रॉडली जो दीप मुझे दिख रहा है बैंक निफ्टी में जो रेंज 33,900, 34,900 ये दिख रही है। तो इस रेंज के हिसाब से शायद ट्रेड होता हुआ दिखे। और निफ्टी में वही है, नीचे में 16,000, 16,075, ऊपर में 16,400, 16,475 ये ब्रॉडली आपको बड़े लेवल से नज़र रखनी है। ठीक है सर, अंडरस्टूड। बताएं सर फिर कल का डेटा क्या बदला? आप कह रहे थे थोड़ा इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन 1% बढ़ी है, ठीक है, कोई खास बदलाव नहीं है ना, बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। अभी भी एफआई बहुत लॉन्ग नहीं है, कंफर्टेबल है। पुट कॉल रेशियो थोड़ा बढ़कर आया है 1.12, तो अब उतने शॉर्ट नहीं रहे, थोड़ी शॉर्ट्स कम तो हुई है। बिल्कुल। विक्स 7% घटाई, एक अच्छा संकेत है। अब आइए स्टॉप लॉसेस जी। जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है उसके लिए थोड़ा सा स्टॉप लॉस ट्रिकी है, दूर का आ रहा है कल के बड़े उछाल की वजह से। तो इंट्राडे स्टॉप लॉस 15,900 का बनता है और क्लोजिंग स्टॉप लॉस अभी 15,775 का बनता है। फिर भी जिनको कम रिस्क का रखना है वो 16,000 का रख सकता है,
आपको लगेगा बहुत दूर है 400-500 पॉइंट, लेकिन क्या करें अब एक दिन के उछाल में ये मामला ऐसा है, तो चाहे तो आप एक दिन और इंतजार कर लें या फिर 16,000 का रख लें अगर आपको लंबी रिस्क नहीं रखनी है तो। ओके, ठीक है। अब आइए ऊपर, सॉरी बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे इंट्राडे स्टॉप लॉस 33,900 का रखिए, 34,000 से थोड़ा सा नीचे, और क्लोजिंग स्टॉप लॉस यहाँ भी थोड़ा दूर का है, 33,500 का है। अगर आपको छोटा रखना है तो आप 33,900 क्लोजिंग भी रख सकते हैं, अपनी इच्छा पर है। स्टॉप लॉस बार बार मैं कहता हूँ ये पर्सनलाइज्ड है, रेडीमेड नहीं है, टेलर मेड है। थोड़ा आपको अपने हिसाब से ये तो आपको अपने हिसाब से ही बनाना पड़ता है, क्योंकि वैसा ना आपकी एंट्री किस लेवल पर हुई है, कितनी क्वांटिटी है, कितने रिस्क लेने की ताकत है, कितने मुनाफे या नुकसान में है, वो सारी चीज़ें इंडिविजुअली ये सबकी अलग अलग है। इसलिए ये ब्रॉड स्टॉप लॉस है जो आपको डायरेक्शन देने के लिए, एक्चुअल स्टॉप लॉस आपको अपनी पोजीशन का। अब जैसे सपोज किसी ने क्लोजिंग में लिया, वो ये सोच के कि मैं तो कल गैप खुलेगा और मैं तुरंत ही 50 पॉइंट ऊपर निफ्टी खुलेगा तो बेच दूंगा 200 पॉइंट बैंक, अब वो सीधे ही 50 नीचे खुल रहा है, उसने लिया इतना ही सोच के कि 50-75 पॉइंट की रिस्क है, 200 पॉइंट की अपसाइड है, तो फिर भेज दो। आप ट्रेड लेने के पहले कुछ तो सोचते हो ना कि भाई मैं स्टॉप लॉस टारगेट क्या होगा, कितना खराब होगा तो मैं लॉस बुक करके। हमेशा ये तो नहीं सोचते कि मैंने जो लिया ऊपर ही खुलेगा। एग्जैक्टली, हमेशा उल्टा ये सोचना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ उसका उल्टा ही होगा और तब आप ट्रेड करोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये है आपके लिए स्टॉप लॉस के लेवल। आइए शॉर्ट पोजीशन पर स्टॉप लॉस कल का हाई क्रॉस करे 16,300 नहीं, एक्चुअली इस स्टॉप लॉस को थोड़ा सा चेंज करना है। निफ्टी के लिए इंट्राडे स्टॉप लॉस 16,325 है, क्लोजिंग स्टॉप लॉस 16,425 है, तो इसको 16,325 कर दें। और बैंक निफ्टी पर इंट्राडे स्टॉप लॉस कल का हाई पार करने पर 34,400 है और क्लोजिंग स्टॉप लॉस 34,700 है। ये बैंक निफ्टी पर आपके लिए स्टॉप लॉस। अंडरस्टूड सर। नई पोजीशंस खरीदे निफ्टी 16,150 की रेंज में अगर मौका मिले आज, अगर कहीं किसी वजह से नीचे आ जाए। डाउ फ्यूचर्स कैसे हैं? अगर डाउ फ्यूचर्स कितना फ्लैट है एकदम, तो अगर इस रेंज में आए तो ज़रूर खरीदिए। स्टॉप लॉस 15,900 का लगाइएगा, 16,200, 250, 300, 350, 400, 475, ये सारे टारगेट के लिए इस रेंज में खरीदारी करनी है। और दूसरा तरीका ये कि जहाँ खुले गैप से वहीं खरीद ले, वो मैं 9:08 पे बता दूंगा कि कहाँ क्या करना है और उसका स्टॉप लॉस क्या होगा। फिलहाल ये रेंज है जिसमें खरीदारी करनी है। और आइए अब बेचने की बारी। 16,400, 16,475 की रेंज में मिले तो ज़रूर बेचना चाहिए, और वो 16,600 के स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा दूर का दे रहा हूँ ताकि आपका ट्रिगर ना हो। 16,350, 300, 250 तीन छोटे टारगेट हैं, 200, 175 और 150 मीडियम टारगेट है, और 16,075 का फाइनल टारगेट। अगर आपको मौका मिलता है तो इस रेंज में एक चांस जरूर लेना चाहिए बेचने का। भले मजबूती है, लेकिन यहाँ पर एक काउंटर ट्रेड स्किल ट्रेडर्स के लिए बनता है। ठीक है सर, अंडरस्टूड। बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है दीप, 33,800 से 34,000 की रेंज में अगर आज आता है तो इस रेंज में आप खरीद सकते हैं। दूसरा एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए होता है, वो 34,000 के स्टॉप लॉस के साथ होता है, वो मैं 9:08 पे बताऊंगा ताकि कहाँ खुल रहा है उस हिसाब से आपको एक अच्छा एक्शनेबल ट्रेड मिल जाए। अभी ये रेंज नोट करके रखिए, इस रेंज में आए तो आपको खरीदना है। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का है, 33,500 का, चिंता मत करिए, यही लगाइए। जहाँ चेंज करना होता है स्टॉप लॉस मैं बोलता हूँ कि चेंज करिए, जहाँ नहीं करना होता है वहाँ मैं क्लियर करता हूँ कि आप ये स्टॉप लॉस फॉलो करिए ताकि आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर बगैर आपका मुनाफा बन जाए। 34,150, 34,300 ये दो छोटे टारगेट हैं। 34,475, 550 और 600 मीडियम टारगेट है। 34,700, 775 और 900 फाइनल टारगेट है, जिसके लिए बैंक निफ्टी में निचले स्तरों पर आपको खरीदारी जरूर करनी चाहिए। अब जो लोग बेचना चाहते हैं बैंक निफ्टी, जितना 35,000 के नीचे बेच पाए उतना बढ़िया, आएगा नहीं आएगा मुश्किल है कहना। तो 34,700 से 34,900 की रेंज में ही बिकवाली करने के बारे में आप सोचकर एक ट्रेड ले लें। थोड़ा 700 पे बेचें, थोड़ा 800 पे, 900 पे, ऐसा टुकड़ों में बेच सकते हैं। 35,100 का थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस है, वही लगाइएगा। 34,600, 34,550 और 34,475 ये तीन छोटे टारगेट है। 34,350, 34,300 और 34,150 मीडियम टारगेट है। 34,000 और 33,900 ये बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। ओके, तो ये है आपके लिए सारे लेवल्स, सारी नई पोजीशंस बनाने की आज की सलाह। वायदा कारोबार के कोई इंपॉर्टेंट लेवल सर? इंपॉर्टेंट लेवल दीप एक ही है, नीचे की तरफ 16,000। 60 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में है, मंथली में, वीकली में, और मंथली में भी 50 लाख शेयर हैं। तो 16,000 आपके लिए बॉटम का काम कर लेगा, बेस बन गया आपका 16,000 पे। ठीक है, ऊपर की तरफ हल्की रुकावट 16,300 की है, 39 लाख शेयर हैं। 16,200 के का लेवल आपके लिए मेक और बैक रस्साकशी वाला है। तो अगर आज आप, हर रोज़ मैं बोलता हूँ आपको, 15,800 पे की जब तक 16,000 पार न करे तेजी मत गिनेगा। आपको बुरा भी लगता होगा कि 200 पॉइंट बढ़ने के बाद भी आप बोलते कि तेजी मत सोचिए। तो आज आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ,
जब तक आप 60 पॉइंट तक गिर जाते तो आप मंदी में नहीं है। ओके, 16,200 के नीचे से मंदी तभी गिरेगा, है, हाँ, है ना। कमजोरी 16,200 के नीचे गिरेगा, उससे पहले नहीं। ठीक है। तो आपके लिए 16,200 मेक और ब्रेक लेवल है। 16,200 के पुट पर 28 लाख शेयर हैं, लेकिन कॉल्स पर 47 लाख शेयर हैं। तो जैसे ही 16,200 के नज़दीक आएंगे तो 16,150, 16,200 आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर लेगा, और हो सकता है 9:08 पर उस रेंज में मैं आपको खरीदारी करने की राय दूँ। तो इसलिए 16,200 अब आपके लिए दिन के लिए एक बार मजबूत सपोर्ट तुरंत ही हो जाएगा। तो 60 पॉइंट गिर भी जाए तो आप कमजोर नहीं। ये 22 पॉइंट दिख रहा है ना नीचे, आपको इस ऐसे समझ के चलोगे आज आप 45 पॉइंट ऊपर हो, इसकी कोई बात। हाँ, हमें 16,200 सही करना है, है ना। तो क्लियर हो गया अभी, ताकि वो मन में एक वीकनेस वाली फीलिंग ही ना है ना। जो फीलिंग अल्टीमेटली तो क्या है, शेयर बाजार में वही है, ग्रीड एंड फियर, इमोशन से, भावनाएं है ना। तो किस लेवल से मजबूती फील करनी, किस लेवल से कमजोरी फील करनी, अगर वो समझ में आ गया तो आपको फिर आगे का माइनस और प्लस देखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो 16,200 आपके लिए वो लेवल हो गया। अब आइए बैंक निफ्टी, आप बंद हुए 34,300 पर, तुरंत प्रभाव से जो सपोर्ट मिलेगा वो 34,000 का मिलेगा। बैंक निफ्टी बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है जी। 500 पॉइंट की रेंज में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 34,000 पर पुट में, 34,500 पर कॉल्स में। तो 34,500, 34,600 ऊपर रुकावट है, 33,900, 34,000 नीचे सपोर्ट है। ज़्यादा देखना तो 200 पॉइंट गिन लो, 33,800, 34,000 ये टूटेगा नहीं। 34,500, 34,700 पार करने की जल्दबाजी नहीं है। ओके, इस रेंज में बैंक निफ्टी आज टाइम पास करने के मूड में दिख रहा है डेटा के हिसाब से। अंडरस्टूड। कल तेज दौड़ लगाने के बाद आज थोड़ा टाइम पास कर सकता है, बैंक निफ्टी में ऐसे डेटा नजर आ रहा है। और निफ्टी 16,200 नहीं तोड़ता है तो 16,200, 16,400 की रेंज में टाइम पास करेगा। ठीक है, तो चलिए ये है आपके लिए आज की रेंज, इंपॉर्टेंट लेवल, स्ट्रैटेजी क्या करना है आपको बताना है सर। आपको क्या करना है आज जो नई आईपीओ खुल रही है? वो तो मैं भूल ही गया। हाँ, तो चलिए आईपीओ आज खुल रहा है इथोस लिमिटेड का। हमारी राय है कि जो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा लगा सकते हैं, रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स पैसा लगाएं। इसका मतलब ये कि मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए थोड़ी सी कई बार होती कि स्टॉक में जब तक आईपीओ खुले, बंद हो, लिस्ट हो, तब तक बाजार ऊपर नीचे हो, तो वो एक रिस्क रहती है। उस लिहाज से अगर आपके इस माहौल में रिस्क लेने की इच्छा है, ताकत है, तो आप पैसा लगा सकते हैं। और रिस्क लेने में पैसा लगाने का मतलब ये भी है कि मूड माहौल ठीक रहा, आपका लिस्टिंग पे थोड़ा बहुत पैसा बन सकता है, नहीं तो आपको थोड़ा होल्ड करना पड़ सकता है। ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाएं। लॉन्ग टर्म सोच कर पैसा लगाएं, हो सकता है शॉर्ट टर्म में पैसा बन जाए। शॉर्ट टर्म में सोच के पैसा लगाएं तो हो सकता है डिसअपॉइंट होना पड़े और लॉन्ग टर्म के लिए रखना पड़े। सो लॉन्ग टर्म अप्रोच रख के, कम पैसा बनाने की उम्मीद रख के, थोड़ा नीचे आ जाए, वो रिस्क को ध्यान में रखकर पैसा लगाएंगे तो बन जाएगा। इन तीन चीज़ों को ध्यान में रख के लगाएंगे तो बन जाएगा। पॉजिटिव्स क्या है? प्रमोटर्स का बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कल हमने साबू साहब से बात की, IIM अहमदाबाद से इतनी लंबे समय से पढ़ाई की हुई, लंबा उनका गहरा अनुभव है इस बिजनेस का। इस बिजनेस के मास्टर हैं, काफ़ी समय से वो ये कामकाज कर रहे हैं। कंपनी का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, और धीरे धीरे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है, अपने मार्जिन लेवल्स पर, प्रॉफिट लेवल पर थोड़ी सी बेहतर होने की कोशिश कर रही है। एक और अच्छी बात है कि जो जिस तरह का बिजनेस है घड़ियों का, लग्जरी घड़ियों का, हर जगह जगह इन्हें स्टोर्स खोलने होते हैं। अब स्टोर्स खोलने में दो ही चीज़ें दी, एक तो ये कि अपन अपने स्टोर खोलो और बड़ा खर्चा ले लो और बड़ा पैसा लगाओ। उन्होंने एसेट लाइट मॉडल रखा है, सारे के सारे स्टोर्स लीज पर है, और इसलिए कंपनी का कर्ज काफ़ी कम है, और इस आईपीओ के बाद जो पैसे आएंगे उसमें कर्ज नहीं के बराबर हो जाएगा। तो डेट काफ़ी कम है, और इस तरह के बिजनेसेस में ये बहुत ज़रूरी है कि कंपनियां डेट फ्री रहे, क्योंकि ये रिटेल वाला बिजनेस है, भले प्रीमियम वाला, लेकिन इसे रिटेल बिजनेस ही माना जाता है। रिटेल वाले बिजनेस में ज़्यादातर कंपनियां डूबी हुई हैं जिन्होंने कर्ज बहुत ले लिया। सो कम से कम इन्होंने एसेट लाइट मॉडल भी रखा है, कर्ज कम रखा है, ये अच्छी चीज़ है। दूसरी बात है, कई हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर्स हैं। एबेकस ने आईपीओ के पहले पैसा डाला है, सुनील सिंघानिया साहब जाने माने जाते हैं अपनी अच्छी स्टॉक पिकिंग के लिए, मुकुल अग्रवाल ने भी पैसा डाला हुआ है। तो काफ़ी अच्छे हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर हैं, तो वो भी एक आपको थोड़ा कंफर्ट देता है कि वो ऐसे आंख बंद करके नहीं डालते, सोच समझ कर डालते हैं। लेकिन कुछ नेगेटिव्स भी हैं इस कंपनी के जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहली चीज़, वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं।
मैं चाहता था कि थोड़ा सस्ता दिया जाए, क्योंकि जो EPS दिख रही है 16 करोड़ का प्रॉफिट 9 महीने का है, और उसके बेसिस पे आप देखें तो लगभग 75 के पी मल्टीपल पर नज़र आता है। हो सकता है इस इशू के बाद थोड़े और नए स्टोर्स खोलने के बाद और एक आध साल जो बीच में 2020-21 का ख़राब गया, उसके बाद कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ बेहतर आती हुई दिखे, लेकिन अभी के पुराने डेटा के बेसिस पे देखेंगे, पुराने फाइनेंशियल्स के बेसिस पे देखेंगे तो मुझे महंगा लगता है। थोड़ा सस्ता देना चाहिए, तो वो होता तो और मज़ा आता। दूसरी चीज़ है, ये कंपनी पूरी तरह से ट्रेडिंग बिजनेस में, ये खुद कंपनी गाड़ियाँ नहीं बनाती, ये अलग अलग ब्रांड्स की गाड़ियाँ खरीदती है और वो बेचती है। तो बेसिकली आपको ट्रेडिंग ही करनी है। तो ट्रेडिंग बिजनेस में एंट्री बैरियर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। कंपनियाँ खुद अपनी शोरूम भी खोलती है, हर एक मॉल में आपको एक काउंटर दिखता है, तो ज़रूरी नहीं कि कोई कस्टमर आकर इथोस से ही खरीदे, जहाँ गया वहीं से खरीद लिया, है ना। तो और जब एक ट्रेडिंग बिजनेस होता है तो उसमें मार्जिन्स बहुत कम होते हैं। वो मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% के आसपास है, तो बहुत छोटे मार्जिन पर कंपनी ट्रेड कर रही है। तो वो कम मार्जिन वाला बिजनेस है, वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए, और वॉल्यूम जब ज़्यादा चाहिए तो रेवेन्यू ग्रोथ पिछले 3 साल से मुझे खास दिख नहीं रही। या तो आपका रेवेन्यू तेज़ी से बढ़े और मार्जिन कम भी है तो आप वहाँ पर भरपाई कर सकते हैं। अगर आपका रेवेन्यू भी फ्लैट है और आपका मार्जिन भी बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है, तो थोड़े से एक्सपेंसिव वैल्यूएशन के साथ अगर आपका बिजनेस कहाँ से बढ़ के आएगा ये समझना बाकी, जो शायद उसका जवाब फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट मैनेजमेंट IPO के पहले दे नहीं सकता, लिस्टिंग के वक्त पता चलेगा। तो ये कुछ एक नेगेटिव्स भी हैं जो ध्यान में रखने वाली बात है, बट अदरवाइज अगर आपकी रिस्क लेने की ताकत है तो इस IPO में एक चांस ले सकते हैं पैसा लगाने का। अंडरस्टूड। तो रिस्क लेने की ताकत है तभी इस IPO में आप एक चांस लिए, वरना फिर जाने दें इसको। आइए फिर जान लेते हैं आज की खबरें क्या हैं, जो इतने सारे पोस्ट मार्केट नतीजे आए हैं क्या कह रहे हैं, और साथ ही ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। वरुण, अरमान, कुशल, आशीष, चारों के चारों हमारे साथ हैं। यार वरुण, मॉर्निंग, बताएं आप ट्रिगर्स और कुछ नतीजे। ओके, ट्रिगर्स में तो नतीजे आने वाले हैं ITC के, तो निफ्टी की ये कंपनी है जहाँ पे नजर होनी चाहिए, और FNO में 6 कंपनियां अपने नतीजे घोषित करेगी। ग्रैन्यूल्स, IGL, LIC हाउसिंग फाइनेंस, मन्नपुरम फाइनेंस, पेडिलाइट और आदित्य बिरला फैशन, यहाँ पे नजर रखिएगा। इसके अलावा RBI के MPC की मिनट्स आने वाले हैं, इस बार देखना होगा कि क्या इंटरेस्टिंग उसमें निकल के आता है। कैबिनेट की बैठक है 11 बजे, और कुछ स्टॉक्स है जो कि ASM के अंदर आए हैं, जो बाहर निकले हैं, जो कि शॉर्टलिस्ट हुए हैं शॉर्ट टर्म ASM में, उसमें तो TD पावर है, लेकिन जो मूविंग आउट है ASM से यानी कि बाहर निकले, उसमें अडानी ग्रीन, BLS इंटरनेशनल और उत्तम शुगर मिल्स शामिल है, तो यहाँ पे आपको नज़र रखनी है। इथोस की तो आप बात कर चुके हैं, लेकिन पैराडिप फॉस्फेट्स आज IPO का दूसरा दिन है, पहले दिन 29% भर चुका है ये, और रिटेल का हिस्सा जो है वो करीब 57% जो है इसमें अब तक भरा है। ओके, मॉर्निंग अरमान, बताएं नतीजे। नतीजों में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले IOC देखेंगे। IOC का नतीजे जो हैं वो हमारे अनुमान से कमज़ोर आते हुए दिखे हैं। अगर आप आय देखेंगे तो आय लगभग 6% बढ़कर आई है। वहीं अगर आप EBITDA की बात करेंगे तो EBITDA लगभग 18% बढ़कर आया है। मार्जिन्स में 5.9% से बढ़कर 6.5% पर आते हुए दिखे हैं, और कंपनी का मुनाफा भी लगभग 3% बढ़कर आया है। साथ ही बोर्ड ने बोनस का भी डिक्लेरेशन कराया जो 1:2 का है। डॉक्टर लाल पाथलैब नतीजे कमज़ोर आते हुए दिखे हैं जो हमारा अनुमान था उससे। अगर आप आय देखेंगे तो आय लगभग 13% बढ़कर आई है। EBITDA की बात करेंगे तो EBITDA लगभग फ्लैटिश रहा है। वहीं मार्जिन्स की बात करेंगे तो मार्जिन्स 28% से कट कर लगभग 25% पर आते हुए दिखे हैं। वहीं अगर मुनाफे की बात करेंगे तो मुनाफे में भी लगभग 27% का कट देखा गया है। कंपनी ने 6 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया है। DLF नतीजे कमज़ोर आते हुए दिखे हैं। अगर आप आय देखेंगे तो आय लगभग 10% घट कर आई है। वहीं अगर आप EBITDA की बात करेंगे तो EBITDA भी लगभग 19% घट कर आया है। साथ ही मार्जिन्स पर भी कट देखा गया है, 26.5% से घट कर 23.8% पर आते हुए दिखे हैं। वहीं अगर मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में भी 16% का कट देखा गया है, और 3 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान भी किया है। GMR इंफ्रा कंपनी जो है मुनाफे से घाटे में आती हुई दिखी है। आय जो है हालांकि जहाँ पे 18% का कट देखा गया है, और EBITDA भी अगर देखेंगे तो EBITDA में भी 32% का कट देखा गया है, जो अभी जो आया है वो 534 करोड़ का आया है। और पिछली बार जो 275 करोड़ का मुनाफा था, इस बार लगभग 130 करोड़ का घाटा आता हुआ दिखा है। IRB इंफ्रा अगर नतीजे अगर आप देखेंगे तो कमज़ोर आते हुए दिखे हैं, हालांकि जो मुनाफा है वो बड़ा है। अगर आप आय देखेंगे, आय लगभग 11% घट कर आती हुई दिखी है। EBITDA अगर देखेंगे तो EBITDA भी लगभग 16% घट कर आता हुआ दिखा है। वहीं मार्जिन्स देखेंगे तो मार्जिन्स में भी थोड़ा कट देखा गया है, 47.3% से कट कर
लगभग 45% पर आते हुए दिखे हैं। न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर नतीजे बढ़िया आते हुए दिखे हैं। अगर आप आय देखेंगे तो आय लगभग 26% बढ़कर आई है। वहीं अगर आप EBIT देखेंगे तो EBIT भी 1.6 करोड़ से बढ़कर लगभग 20 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। वहीं मार्जिन्स की बात करेंगे तो मार्जिन्स भी 1.3% से बढ़कर लगभग 13% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा देखेंगे, मुनाफा भी 8 करोड़ से बढ़कर 18 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। EID पर ही नतीजे अच्छे आते हुए दिखे हैं। आय अगर आप देखेंगे तो आय 46% बढ़कर आई है। EBITDA की बात करेंगे तो EBITDA भी लगभग 128% बढ़कर 619 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। वहीं मार्जिन्स भी 7% से बढ़कर लगभग 11% पर आते हुए दिखे हैं। और कंपनी को पहले लॉस था 6 करोड़ का, इस बार 303 करोड़ का मुनाफा हुआ है। अनूप इंजीनियरिंग के नतीजे देखेंगे तो कमज़ोर आते हुए दिखे हैं। आय देखेंगे तो लगभग 24% घटी है। EBITDA अगर देखेंगे तो वो भी 30% घट कर आता हुआ दिखा है लगभग। मार्जिन्स देखेंगे तो मार्जिन्स भी 27% से घटकर 24% पर आते हुए दिखे हैं। हालांकि जो मुनाफा है वो आपको 28 करोड़ से बढ़कर 32 करोड़ का होता हुआ दिखेगा, पर उसका रीज़न ये है कि उनको टैक्स एडवांटेज मिला है एक 9 करोड़ का। बजाज हेल्थ केयर नतीजे कमज़ोर आते हुए दिखे हैं। मुनाफे के अलावा अगर आप देखेंगे तो आय जो है वो लगभग 33% बढ़कर आई है। पर अगर आप EBITDA की बात करेंगे तो EBITDA में लगभग 29% की कटौती देखी गई है। और मार्जिन्स भी लगभग 26% से कट होकर सिर्फ 13.7% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे की बात करेंगे तो मुनाफे में भी 19% की कटौती देखी गई है। और कंपनी ने 1.5 डिविडेंड का ऐलान भी किया है। ओके, तो ढेरों नतीजे आए हैं और कुछ और नतीजों के साथ बस थोड़ी देर में वरिंदर बंसल के साथ भी जुड़ेंगे। बट खबरें क्या कह रही हैं आज की? कुशल, मॉर्निंग, बताएं इनके बारे में। मॉर्निंग दीपांशु, टाटा मोटर्स पर फोकस रखें क्योंकि यहाँ पर BEST बेस्ट से जो इनको ऑर्डर मिला था 1400 इलेक्ट्रिक बसों का, वो टेंडर इन्होंने खारिज कर दिया था 6 मई को। उसके खिलाफ अब ये जो टेंडर जो दिया गया था उसके खिलाफ टाटा मोटर्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दर्ज की है। तो डेफिनेटली ये देखना होगा कि यहाँ पर अगली जो सुनवाई है 23 मई को, उसमें से क्या फैसला निकल कर आता है। मोतीलाल ओसवाल, इन्होंने 160 करोड़ के बायबैक की प्राइस आ गई है। 1100 के भाव पर लगभग 14.5 लाख शेयर के बायबैक को मंजूरी मिली है। प्रीमियम 29% प्रीमियम पर यहाँ पर ये भाव आता हुआ दिख रहा है। BPCL, यहाँ पर कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं रॉयटर्स के हवाले से कि सरकार ने यहाँ पर लगभग 20 से 25% स्टेक बेचने की योजना बनाई है। इसके पहले ऐसा था कि करीब 53% जो इनकी पूरी की पूरी होल्डिंग है वो सरकार बेचना चाह रही थी। जाइडस लाइफ साइंस, 20 मई को यहाँ पर बायबैक पर बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही टेक्सटाइल स्टॉक्स पर भी फोकस रखिए क्योंकि सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो कल बैठक हुई थी, कपड़ा मंत्री के बयान आते हुए दिखे थे, जो चेतावनी आ रही है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दाम अगर नहीं घटते हैं कॉटन की कीमतों में तो एक्सपोर्ट्स पर सख्ती हो सकती है। और दाम नहीं घटने पर कॉटन यार्न एक्सपोर्ट्स पर 10 से 20% तक की ड्यूटी भी लग सकती है। रेपको होम फाइनेंस ये फोकस में रह सकता है क्योंकि RBI ने बैंकिंग लाइसेंस की जो अर्जियां दी गई थी उसमें से 6 की जांच पूरी कर ली है और 6 की 6 अर्जियों को रिजेक्ट कर दिया गया है, जिसमें रेपको बैंक, UAE एक्सचेंज, चैतन्य इंडिया नामक जो कंपनियां हैं उनकी अर्जियों को रिजेक्ट किया गया है। उषा मार्टिन, यहाँ पर प्रमोटर अमीषा झवर ने लगभग 0.38% हिस्सेदारी खरीदी है और कुल मिलाकर 11,63,500 शेयर यहाँ पर 16 मई को इन्होंने ओपन मार्केट में खरीदे थे। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों खबरें और नतीजे आज के। इन सब पर ब्रोकरेजेस का क्या कहना है ये भी एक बार देख लेते हैं आशीष के साथ FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट्स? गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, नतीजों के बाद भारतीय एयरटेल पर CLSA का नोट आया, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 707 रुपये की क्लोजिंग है। ये लक्ष्य दे रहे हैं 953 रुपये का। ये कह रहे हैं कि मोबाइल कारोबार की आय और EBITDA दोनों देखें तो इनके अनुमान से बेहतर है। नोमेरा भी देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखें, ऊंचाई लक्ष्य दिया 855 रुपये का। JP मॉर्गन ने भी ओवरवेट की राय दी है, 900 रुपये का लक्ष्य दिया है। जेफरीज देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखें, लक्ष्य थोड़ा सा बढ़ा है, 860 रुपये से बढ़ाकर 880 कर दिया है। हालांकि कमेंट्री में एक और खास बात ये कह रहे हैं कि DTH और अफ्रीका दोनों का कारोबार अगर आप देखें तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट करते हुए नजर आया। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, यहाँ पर भी देखिए कमजोर नतीजा है। CLSA का व्यू आया, बिकवाली की राय को बरकरार रखा है, 2100 रुपये के लक्ष्य ले, करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य दिया है क्योंकि करीब 2185 रुपये की जो है कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि देखिए पूरी स्पेस में कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है और मौजूदा भाव पर भी देखें तो रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, वैल्यूएशन अभी भी इन्हें महंगे नजर आ रहे हैं। सिटी खरीदारी की राय को हालांकि बरकरार रखे हुए 3460 रुपये का जो है ऊंचा लक्ष्य इन्होंने दिया है। मॉर्गन स्टैनली देखें तो इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए और लक्ष्य इन्होंने घटाया है, 3015 से घटाकर
₹383 कर दिया है। इसके अलावा IOC यहाँ पर भी देखें तो क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, ₹146 का लक्ष्य दिया है। JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 124 की क्लोजिंग है, ₹163 का लक्ष्य दे रहे हैं और ये मान रहे हैं कि मार्केटिंग लॉसेज जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि इस बार कुछ इन्वेंट्री गेन्स इनको देखने को मिले हैं। DLF UBS की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 334 की क्लोजिंग है, 440 का लक्ष्य दे रहे हैं। कह रहे हैं कि बैलेंस शीट बहुत मजबूत है, इसके लिए पूरे सेक्टर में स्टॉक इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद आता है। मॉर्गन स्टैनली भी अपना व्यू बरकरार रखे हुए 470 के लक्ष्य के लिए। बजाज इलेक्ट्रिकल जहां पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य काटा है, 1223 से घटाकर 1050 कर दिया है। और LNT पर अंत में देखते हैं तो नोमेरा खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए हैं, हालांकि जो लक्ष्य है वो 2412 से घटाकर 1995 कर दिया है। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जहां पर भरपूर एक्शन आपको नजर आएगा। एक्शन के लिए तैयार है पूरी की पूरी हमारी फौज, एक्सपर्ट्स की पैनल। आइए करते हैं स्वागत पिक ऑफ द डे के लिए। कुणाल जी सुप्रभात, करिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी की राय है और खरीदना है गेल यानी कि गैस अथॉरिटी, जिसके चार्ट पर एक बुलिश सॉसर पैटर्न बना है और एक गैप हमने कल के ट्रेड में देखा था जिसको ब्रेकअवे गैप कहते हैं। तो मुझे अनिल जी लगता है कि स्टॉक 162-63 के लेवल्स दोबारा दिखाएगा। इन स्तरों पर बाय करके चलने की राय है। 152 पर स्टॉप लॉस रखे, 152 पर पहला टारगेट होगा ₹157.50 का, इवेंचुअल टारगेट ₹160 का। तो 160 के टारगेट के लिए गेल में खरीदारी करें। ओके, गेल में करें खरीदारी, ये राय है आपके लिए कुणाल जी की तरफ से। बंसल जी, आपको क्या पसंद है? गुड मॉर्निंग। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मुझे तो कोरोमंडल इंटरनेशनल काफी पसंद है। इनफैक्ट लीस्ट करेक्शन देखने को मिली और स्टॉक लगभग अपने लाइफ टाइम हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इसमें खरीदारी की राय है। 915 915 का स्टॉप लॉस है, 982 982 के टारगेट के लिए कोरोमंडल को खरीदने की राय है। ओके, कोरोमंडल में करें खरीदारी, ये राय है आपके लिए बंसल जी की तरफ से। सुमित जी भी हमारे साथ है तैयार। सुमित जी गुड मॉर्निंग, अपनी पसंद का शेयर बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे मेरे को लग रहा है कि सिप्ला के अंदर ट्रेड लेना चाहिए। सिप्ला आज और आने वाले दिनों में एक अच्छा मूव दिखाना चाहिए। पिछले 5 दिनों से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और स्टॉक के अंदर लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिल रही है। 924 का नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा, यहाँ पे खरीदारी बनेगी 935 938 के लेवल्स में। और सिप्ला के अंदर ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं ₹955 से लेके ₹965 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा सिप्ला। ओके, 955 965 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी सिप्ला में, ये है राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से आती हुई। आइए हिमांशु जी भी हैं इस वक्त हमारे साथ। गुड मॉर्निंग हिमांशु जी, पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी, मेरी तरफ से पिक ऑफ द डे रहेगा TCS। मुझे लगता है कि कल का जो प्राइस एक्शन है वो की एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग की यहाँ पर शुरुआत होते हुए नजर आई है। पिछले 3-4 दिनों के जो शॉर्ट्स थे वो यहाँ पर ट्रैप होते हुए नजर आए हैं और मेरा मानना है कि यहाँ से फर्दर अपसाइड स्टॉक में बनते हुए नजर आ सकती है। 3451 के आसपास का क्लोज है अनिल जी। 3520 रुपए के टारगेट्स के लिए TCS में खरीदारी की राय रहेगी और 3420 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाकर चलने की सलाह। ओके, 3420 के स्टॉप लॉस के साथ TCS में करें खरीदारी, राय हिमांशु जी की तरफ से आते। वो मुदीर जी बोलते बोलते रह गया। ओके, हिमांशु जी की तरफ से ये है राय आपके लिए खरीदारी की। आइए अमृत सर भी हमारे साथ है तैयार। अमृत सर गुड मॉर्निंग, आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग हिमांशु। मेरा पिक ऑफ द डे है लार्सन एंड टुब्रो। L&T एक लार्जेस्ट इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी है। कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन करती है, EPC कॉन्ट्रैक्ट्स, हाइड्रोकार्बन, मेटल और सीमेंट सेक्टर्स के लिए एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पावर इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल गुड्स और मशीनरी में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी पोर्ट्स, रोड्स, मेट्रो रेल और एयरपोर्ट्स बनाती है। अभी जो न्यू बिजनेस एरिया पे फोकस कर रही है वो है ग्रीन EPC, बैटरी एंड सेल मैन्युफैक्चरिंग, डेटा सेंटर्स और प्लेटफॉर्म्स। ये बेस्ट स्टॉक है केपेक्स साइकिल प्ले करने के लिए। बड़ा और काफ़ी डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक पोजीशन जो इनका है, इट गिव्स अ मल्टी ईयर रेवेन्यू विजिबिलिटी और रोबस्ट बिजनेस पोर्टफोलियो है। एग्जीक्यूशन कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहा है और ये रीसेंट करेक्शन के बाद ये एक बाई बनता है विद अ लॉन्ग टर्म टारगेट ऑफ 2400 बेस्ड ऑन SOTP। पर शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मेरा जो टारगेट है वो बनता है 1800 का।
ओके, बड़े टारगेट्स। बड़े टारगेट्स के लिए करनी है खरीदारी आपको यहाँ पर एलएनटी में, ये राय है आपके लिए अमृतसर की तरफ से आती हुई। वागले साहब भी आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेते हैं उनकी भी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग सर, बताएं। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड Morning, मॉर्निंग। sir. मेरा आज का बाय है कोरोमंडल इंटरनेशनल, जो हमने कल भी बात की थी। एक क्लियर कट ब्रेकआउट है 943 का, और ये स्पॉट लेवल से 943 का बंद है। एक 10 रुपए की रिस्क होगी ये माहौल में। 933 का स्टॉप लॉस, और मुझे लगता है 35 से 40 रुपए मिलने चाहिए। 980 981 का मेरा टारगेट होगा। टारगेट तो सेम है आपके और बंसल जी के भी 982 के हैं। पिक ऑफ द डे भी उनके है। बंसल जी, वागले साहब का तो स्टॉप लॉस छोटा सा, आपका इतना बड़ा क्यों, बताइए। अनिल जी अब देखिए, मैं वागले जी पे तो कमेंट नहीं करूंगा, सीनियर है काफी, तो मैं ये बोलूंगा अनिल जी, एज में सीनियर है अनिल जी। हाँ। तो अनिल जी ये बोलूंगा, मेरा दिल अनिल जी थोड़ा बड़ा है, तो टारगेट मैंने बड़ी नहीं, टारगेट सेम है ना 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 ना, वागले साहब के आपके टारगेट सेम है, स्टॉप लॉस सेम रखना पड़ेगा। या तो टारगेट बढ़ाओ। देखिए मेरा तो एक गोल्डन रूल है, स्टॉप लॉस के साथ बहुत छेड़छाड़ अनिल जी। तो टारगेट बढ़ाओ। अनिल जी पहले 982 तो आए, उसके बाद टारगेट भी बढ़ा देंगे टैग लगाने के बाद। हाँ ये ठीक है, 982 तो पहले आए। उम्मीद करते हैं आप दोनों लगे हैं तो जरूर आते हुए दिखेंगे आपको। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है वरिंदर जल्द एक्सरे का। गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। बताएं, शुरुआत करें अच्छे नतीजों के साथ, कौन से रिजल्ट्स हैं जो। गुड मॉर्निंग सर, टू यू दीप एंड एवरीवन देयर। इंडस्ट्रियल्स के अलावा सर केमिकल्स एक ऐसा सेक्टर है जो इस बार अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आई थिंक बहुत बहुत क्वार्टर्स के बाद अपने एसआरएफ के नंबर्स देखे होंगे, अपने अनुपम रसायन के नंबर्स देखे होंगे, नवीन फ्लोरिन के नंबर्स देखे होंगे। आई वाज इम्प्रेस्ड विद पीआई इंडस्ट्रीज। एटलीस्ट टॉप लाइन सो जो नंबर्स था सर, इट वाज बीटिंग व्हाटएवर स्ट्रीट वाज एक्सपेक्टिंग। तो टॉप लाइन नंबर बहुत स्ट्रांग आया था। आई नो कि मार्जिन अगर आप देखेंगे कि हाँ भी फॉर मी द गुड थिंग इज कि एटलीस्ट वो मार्जिन स्टेबल है, वो 21-22% के आसपास, जो बहुत कंपनीज में हो नहीं रहा है। द स्टॉक हैज बीन स्ट्रांग सिंस लास्ट 2-3 डेज सर, तो मुझे पता नहीं स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा। बट अगर मैं सिर्फ नंबर की बात करूं तो नंबर्स में सेल्स 3% ऊपर था क्वार्टर सर, वाई तो 16% ऊपर था। द गुड थिंग वाज इससे ग्रॉस मार्जिन सर 200 बेसिस पॉइंट इंप्रूव हुए हैं वाई। अदर एक्सपेंसेस फ्लैट रहे हैं, विच इज 14% ऑफ सेल्स, जिससे आपको मालूम चल रहा है कि मार्जिन क्यों बढ़े हैं। एबिटा 3% ऊपर क्वार्टर 34% ऊपर वाई, मार्जिन 22% है सर, जो क्वार्टर सेम है। तो और प्रॉफिट आपको कम दिखेगा बिकॉज इसमें टैक्स रेट ज्यादा है, 24% कंपेयर टू 17%, तो इसलिए मैं प्रॉफिट को ज्यादा ध्यान में नहीं दूंगा। तो पीआई इंडस्ट्रीज टॉप लाइन ग्रोथ, इट वाज बीटिंग द स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस। अगेन दूसरा केमिकल कंपनी जो अच्छा किया, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स। हमेशा से स्टॉक महंगा रहा है सर, बहुत बार बात की आपके चैनल पे, बट जो सीक्वेंशियली रीबाउंड हुआ ना मार्जिन्स का, आई थिंक दैट वाज समथिंग टू टेक अवे। ऑफ कोर्स टॉप लाइन में भी ग्रोथ आ रहा था। आप सेल्स देखिए 13-14% ऊपर है क्वार्टर सर, 34% वाई ऊपर है। इवन एबिटा जो मैं बोल रहा हूँ कि सीक्वेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग रीबाउंड आया है, वो 76 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 150 करोड़ हो गया है, अप 90%। और मार्जिन जो 8% गए थे, सिंगल डिजिट में गए थे, वो बढ़ के वापस 14% पे आ गए हैं। तो बहुत कम देखा है कि हाँ भी कुछ कंपनीज इस इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट में जहाँ पे सेल्स भी बढ़ रहा है और मार्जिन भी बढ़ रही है। और तीसरा केमिकल कंपनी सर नोसेल, आई थिंक द रिजल्ट्स ऑफ फैबुलस फॉर दिस कंपनी। मार्जिन एक्सपेंशन हुआ बिकॉज कंपनी ने प्राइस हाइक लिया था, जो पहले अपने को पता था, बट अगर रिजल्ट्स देखें तो भी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत अच्छा था। इसमें एक रेवेन्यू पर मेट्रिक टन होता है सर, यूनिट होता है, जो अगर देखें तो 20% ऊपर था क्वार्टर और 44% ऊपर था वाई। तो इसलिए आपको देखेगा कि टॉप डाउन बीट था इस कंपनी का क्लियरली। एबिटा ऑलमोस्ट डबल हो गया, 50 करोड़ से 111 करोड़ हो गया। मार्जिन सर 13% से 24% क्वार्टर और 16% से 24%, मतलब कि किसी भी तरीके से देखिए आई थिंक दिस वाज द बेस्ट एवर, बहुत अच्छा नंबर जो रिपोर्ट किया था नोसेल ने इस एनवायरनमेंट में, और सस्ता स्टॉक है सर। स्टार सीमेंट, सीमेंट कंपनीज के नंबर्स कुछ अच्छे नहीं आ रहे हैं, बट इस कंपनी ने फिर भी अगर मैं क्वार्टर देखूं तो बहुत अच्छा किया कंपेयर टू पेयर्स। सस्ता स्टॉक है सर, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, एबिटा पर टन बढ़ रहा है, एबिटा मार्जिन 12% से 15% हो गया है, 14-15 टाइम पे ट्रेड करता है टीटीएम पे सर। और एक ऑटोमोटिव एक्सेल, दिस इज ओमकारा's recommendation, so as a disclosure वो important है। I think this was very solid set of numbers. The company has achieved all-time high quarterly performance, sir. Even if the CV industry is still down 20% below the peaks, numbers कहीं से भी कट कर लीजिए सर तो बहुत अच्छे नंबर आए थे। और एक छोटा स्टॉक है सर ज्योति रेजिन्स,
अच्छे नंबर आए थे। बट अगर मुझे ऑनेस्टली 3 कंपनीज बतानी है कि बहुत अच्छे थे, तो वो केमिकल कंपनीज होंगी सर, जिसमें नोसेल हुआ, पीआई इंडस्ट्रीज हुआ और गैलेक्सी हुआ। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ नतीजे जो अच्छे हैं। वीक रिजल्ट्स कौन से हैं वरिंदर? तो हर केमिकल कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, तो इस बार जुबिलेंट इंग्रेविया ने अच्छा नहीं किया, मार्जिन उनके खराब थे। उम्मीद थी कि नंबर्स अच्छे आएंगे। सेल्स पे उतना कमजोर नहीं है। सेल्स अगर आप देखें तो क्वार्टर क्वार्टर फ्लैट ही है और वाई वाई तो 90% ऊपर है। बट इशू रहा कि उसके जो मार्जिन हैं वो हिट हुए हैं क्वार्टर क्वार्टर और वाई एन वाई दोनों के दोनों। मार्जिन 11% रह गए हैं, 16.5% क्वार्टर क्वार्टर से और 17% वाई एन वाई से। इंपॉर्टेंट जो उसका लाइफ साइंसेज सेगमेंट एबिट मार्जिन है वो कमजोर इतना हो गया कि उसके एबिट मार्जिन कमजोर हो गए, 3% हो गए हैं, बिकॉज उन्होंने इन्वेंट्री पे हिट लिया है इस बार। सस्ता स्टॉक है, 15-16 टाइम पे ट्रेड करता है, बट इस बार नंबर्स खराब थे इसके। तो एज आई सेड, इंपॉर्टेंट वाज दैट लाइफ साइंस जो सेगमेंट है इसका, उसके मार्जिन 12% से 3% हो गया है, जिसके कारण नंबर्स हिट हुए हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल, बहुत सारी कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज अच्छा कर रही हैं, बट इस कंपनी ने इस बार 4.7% मार्जिन रहा है, 7% मार्जिन से क्वार्टर क्वार्टर और 6% वाई एन वाई से रहा है। इवन अगर आप बोले सेल्स ठीक था, कोई बहुत तोड़फोड़ नहीं था, बट एबिटा 31% डाउन क्वार्टर क्वार्टर इज नॉट ग्रेट। और कजारिया सेरामिक्स बहुत टाइम से बिकॉज ऑफ गैस प्राइसेस हिट हो रहा है, इस बार भी नंबर्स कुछ अच्छे नहीं थे। कमजोर रह रहा है, मेरे ख्याल में 4-5 क्वार्टर हो गए इसके नंबर्स नहीं आ रहे हैं। एबिटा 10% नीचे था क्वार्टर क्वार्टर, मार्जिन 15% पे आए हैं, 20% से वाई एन वाई और 17% क्वार्टर क्वार्टर। इसका जो एबिट मार्जिन कंज्यूमर प्रोडक्ट सेगमेंट का देखा जाए तो वो 250 बेसिस पॉइंट नीचे था, तो इसके कोई नंबर ज्यादा अच्छे नहीं है। और एमसीएफ में उम्मीदें बहुत थी, मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर्स। आई थिंक देयर इज समथिंग व्हाट दे हैव डन विद इन्वेंटरी, जिसके कारण मार्जिन हिट हुए हैं। क्योंकि अगर आप वाई एन वाई नंबर्स देखें तो सेल्स ऊपर है 20%, क्वार्टर क्वार्टर 5% नीचे है, बट इसमें इन्वेंट्री का बड़ा एडजस्टमेंट हुआ है। या तो इन्होंने एक साफ सफाई की है इस बार, कोई इवेंट होगा आगे जाके, आई डोंट नो, बट आई थिंक जो एबिटा मार्जिन इतना बड़ा डिक्लाइन दिख रहा है उसमें इन्वेंट्री का ज्यादा डैमेज हुआ है। के लिए नतीजों का पूरा विश्लेषण वरिंदर बंसल की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजों का विश्लेषण करने के लिए। आइए कुछ और कॉल्स लेते हैं इससे पहले कि हम फर्स्ट एड की करें शुरुआत। जिस तरह से बाजार का एक्शन बना हुआ है इस समय, ग्लोबल मार्केट्स तो थोड़े स्टेबल हैं, एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सुस्ती दिखा रहा है, बट निचले स्तरों से रिकवरी के भी मूड में है। हमारे बाजारों की बात करें तो आईओसी, इस पर एक राय तो लेनी पड़ेगी। जरा इसके चार्ट देखें हिमांशु जी, क्योंकि नतीजे थोड़े अनुमान से कमजोर आए हैं, पर बोनस का डिक्लेरेशन किया है, हर 2 शेयर पर आपको 1 शेयर का बोनस मिलेगा। आईओसी के चार्ट्स क्या कहते हैं सर? दीपांशु देखिए, अगर एक मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात करता हूं तो जब तक ये स्टॉक 130-135 रुपए के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज नहीं देता तब तक अपसाइड कैप लगती है। एक मेजर ब्रेकआउट स्टॉक में तभी आएगा और मोमेंटम पिकअप तभी देखने को मिलेगा जब ये स्टॉक 135-132 रुपए के रेंज के ऊपर निकलेगा। लोअर साइड पर मुझे लगता है मल्टीपल सपोर्ट्स हैं स्टॉक के लिए और मेरा ऐसा मानना है कि 115 और 110 रुपए की रेंज में काफी अच्छा सपोर्ट इस स्टॉक के लिए बेस बना हुआ है। तो मेरे को लगता है कि फॉर द टाइम बीइंग एक स्टॉक शायद ये स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आए। 110 और 130 रुपए की एक ब्रॉडर रेंज के व्यू के साथ यहाँ पर ट्रेडिंग को अप्रोच किया जा सकता है। तो ये है आपके लिए आईओसी। डॉक्टर लाल पैथलैब्स, इस पर रखनी है नजर। ब्रोकरेजेस का तो ओपिनियन इस समय डिवाइडेड है, बट नतीजे अमरीश सर, एक तो नतीजे अनुमान से कमजोर रहे हैं, दूसरा ये जो अभी खबर आ गई है कि 1mg टाटा की तरफ से, यहाँ पर आप देखने वाले हैं कि कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही हाई डिस्काउंट पर टेस्ट कर रहे हैं, तो मार्जिन्स और प्रॉफिट पर असर आ सकता है। ऑलरेडी इन स्टॉक्स पर करेक्शन भी आ गया है। कैसे देखें सर इन दोनों चीज़ों को? देखिए, डायग्नोस्टिक सेक्टर के लिए सबसे अच्छा टाइम था कोविड के वक्त। आई थिंक दे मेड इनफ मनी, काफ़ी मार्जिन इनके बड़े थे। पर आप पोस्ट कोविड द सॉर्ट ऑफ जो कंपटीशन हम लोग देख रहे हैं, इसके कारण आई थिंक ऑल द डायग्नोस्टिक लैब्स विल सफर। तो मुझे लगता नहीं कि डॉक्टर पैथलैब्स, लाल पैथलैब्स विल मूव अप अगेंस्ट द मार्केट। तो मुझे तो लगता है कि एट एवरी हायर लेवल यहाँ पे बुक करना चाहिए, बिकॉज एटलीस्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म तो मुझे यहाँ पे नेगेटिव ही दिखता है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए तो नेगेटिव ही दिख रहा है। ऑलरेडी चार्ट्स में भी हमने एक बड़ी गिरावट आती हुई देखी है। देखते हैं आज कैसे करेगा ट्रेड में ये फेयर। डीएलएफ, कुणाल जी जरा इसके चार्ट पर राय दें। अगेन नतीजे यहाँ पर निराशाजनक रहे हैं अक्रॉस वर्टिकल्स। कामकाजी मुनाफा देख लीजिए, आय देख लीजिए, मुनाफा देख लीजिए, मार्जिन देख लीजिए, कमजोरी देखी गई है। क्या कह रही हैं सर डीएलएफ के चार्ट्स?
देखिए दीपांशु, करेक्टेड स्टॉक है, स्टॉक में गिरावट काफ़ी अच्छी आ गई और उसके बाद स्टॉक ने जो एक मेजर सपोर्ट एरिया है 320 रुपए के आसपास, वहीं पर सपोर्ट लेकर के कल कुछ तेज़ी दिखाई थी। तो आज नतीजे खराब आए हैं तो हो सकता है वापस से थोड़ी गिरावट देखने को मिले, लेकिन मुझे उम्मीद कम है कि ये स्टॉक 320 के नीचे जाएगा। 320 पर एक बड़ा सपोर्ट मुझे नजर आता है, तो नीचे के लेवल्स पर मेरी खरीदारी की राय है और मुझे लगता है कि जो करेक्शन होना था वो हो चुका है, वापस से इसमें तेजी बनेगी। जैसे ही स्टॉक 340 के लेवल्स को पार करेगा, इसमें आपको वन साइडेड तेजी देखने को मिल सकती है। तो जो लोग निवेशित हैं, बिल्कुल निवेशित रहने की राय है। नई खरीदारी 340 के ऊपर करें और डिस्क्लेमर यह है कि मेरा इसमें लंबी अवधि के लिए निजी निवेश। बिल्कुल, तो निजी निवेश है ये एक डिस्क्लेमर, बट चार्ट्स पर देखते हैं किस तरह की आज परफॉर्मेंस आती है। नतीजे डेफिनेटली निराशाजनक कहे जाएंगे जहां तक डीएलएफ का सवाल है। ईआईडी पैरी, इसके नतीजे अच्छे आते हुए दिखे, इनफैक्ट घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। सुमित जी जरा ईआईडी पैरी के चार्ट देखें सर। दीपांशु ईआईडी पैरी के अंदर मेरे को लग रहा है कि ओवरऑल पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉक के अंदर पॉजिटिव मूव है। स्टॉक ने करेक्शन में 200 डीएमए लेवल टेस्ट किया और वहां से वापस से बाउंस बैक दिखाना शुरुआत किया है और रिसेंट के 4-5 दिनों के हाई के ऊपर आ चुका है। 500 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा तो ईआईडी पैरी के अंदर 550 से लेकर 540 रुपए तक का मूव आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। कोई भी डिप आता है 10-15 रुपए का तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। 475, 480 ये नीचे में सपोर्ट जोन है, ऊपर में 525, 540 के लेवल जल्दी देखने को मिलेंगे। ओके, तो यहाँ है खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से आती हुई आपके लिए।